नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के संवैधानिक विकास की क्या क्या रूपरेखाएं उन सब के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास यानी कि भारत के संविधान का निर्माण जब हुआ 1946 से इसके निर्माण की शुरुआत हुई, लेकिन देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल से ही हो चुकी थी। उसी समय से ही इसका निर्माण हो रहा था। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके विकास क्रम की। तो इसके विकास क्रम को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो देखते हैं हम पहले हिस्से की हम बात करते हैं। तो पहला जो हिस्सा है यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, यानी कि जो 1773 से ये काल हम विभाजित कर सकते हैं 1853 तक। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं माउस से ट्राई कर रहा हूँ तो ठीक से हो नहीं रह पा रहा है। अब मैं जल्दी ही ब्लैक बोर्ड से पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो 1773 से 1853, और जो दूसरा हिस्सा जो हम मान सकते हैं वो 1858 से, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन कर ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गई थी 1947 तक। तो ये दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इस हिस्से की बात करेंगे। तो 1773 से 1853 तक हम चर्चा करेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास का कालक्रम क्या रहा था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट की। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो 1773 में आया था। कब आया था? 1773 में। और इसमें क्या हुआ, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। उस 4 सदस्यों की जो कमेटी थी उसमें 4 लोग थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि फ्रांस की कली मानसून में बोलती है। क्या? फ्रांस की कली मानसून में बोलती है। तो थोड़ा दोस्तों लिखने में थोड़ी दिक्कत है तो आप समझ जाइए। फ्रांस की कली मानसून में बोलती है। फ्रांस से मतलब फ्रांसिस, क्ले मतलब क्लेवरिंग, मानसून मतलब मॉनसन और बोलती है मतलब ब से बोरवेल। तो ये 4 सदस्य थे, यानी कि इसकी सहायता के लिए किसकी? जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग, उसकी सहायता के लिए कौन? 4 सदस्य बने। जो वॉरेन हेस्टिंग ये प्रथम गवर्नर जनरल था और इसकी जो सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि फोर्ट विलियम किस स्थान से रिलेटेड है या कौन से स्थान पर है। फोर्ट विलियम ये किला है तो ये बंगाल से संबंध रखता है तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य यानी कि इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि 1774 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ध्यान रखना। 1774 में पहली बार ब्रिटिश काल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे।
कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में यहाँ भारत आई थी, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था, काफ़ी भ्रष्टाचार और यहाँ व्यभिचार फैल गया था। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया गया था और एक सही सुनियोजित शासन के लिए रेगुलेटिंग एक्ट का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया था। तो उन सब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी अधिकारियों पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप किसी भी तरह का कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे और कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेंगे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के तहत। तो दोस्तों ये था रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके बाद में जो एक्ट आया वो आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो 1784 में आया था। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या क्या हुआ देखते हैं हम। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। यानी कि राजनीति, यानी कि जो राजनीतिक और व्यापारिक यानी कि बिजनेस अलग लोगों के हाथों में सौंप दिया गया और वहाँ की जो शासन सत्ता थी वो अलग लोगों के हाथ में सौंप दी गई। यानी कि दोनों का सेपरेशन कर दिया गया, पृथक्करण कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई। निदेशक यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसने व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों में नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। तो देखिए दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट में BOD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, जो किससे संबंधित था, राजनीतिक मामलों से था। ठीक है। और जो रेगुलेटिंग एक्ट में था वो क्या था, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो वो किससे, व्यापारिक मामलों से संबंधित था। तो दोनों का सेपरेशन कर दिया गया, यानी राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालने लग गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों को संभालने लग गया। तो ये मामला हुआ किसमें, पिट्स इंडिया एक्ट में। इसके बाद में जो एक्ट आया है वो आया है रेगुलेटिंग 1786 का एक्ट। इसके तहत क्या हुआ देखते हैं दोस्तों। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जो चार सदस्य सहायक के रूप में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसका मैंने फ्रांस के किले मानसून में बोलती है ट्रिक से मैंने बताया था। तो उन सब के सहमति से जो नियम लागू किए जाते थे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि वह उनकी बात को खारिज करके वह किसी नियम को, आवश्यक नियम को वो क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। गवर्नर जनरल को प्रथम सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई और इसी अधिनियम के तहत प्रथम सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई गवर्नर जनरल को। और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले थे। किसको मिला था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले थे ये। तो दोस्तों थोड़ी दिक्कत है, ध्यान रखिएगा, आप समझ जाइएगा। तो 1786 के अधिनियम के तहत 2 चीज़ें हुई। क्या हुई, यानी कि गवर्नर जनरल को सेनापति बनाया गया, सेनापति के अधिकार दिए गए। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपने सहायक सदस्यों या कमेटी की बात का उल्लंघन कर सकता था और उनकी बात को न मानकर किसी भी नियम को वो लागू कर सकता था, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ही। उसके बाद 1773 का जो एक्ट आया, 1793 एक्ट।
इसके तहत इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1793 में। इसके बाद जो एक्ट आया वो 1893 में, 1813 में दोस्तों क्या हुआ, ये चार्टर एक्ट है 1813 पहला चार्टर एक्ट ये, दूसरा 1813 दूसरे चार्टर एक्ट में के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया गया। 1 लाख रुपए, यानी कि भारतीयों को पढ़ाने के लिए, भारतीय लोगों को शिक्षा में उन्नत करने के लिए 1 लाख रुपए का फंड तैयार किया गया या फंड देने की बात की गई। ऐसा उपबंध किसमें किया गया, चार्टर एक्ट 1813 या दूसरे चार्टर एक्ट में। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या किया कि चीन के साथ चाय और व्यापार का जो चीन के साथ व्यापार स्थायी तरीके से रख दिया गया, लेकिन भारत के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना दिया, यानी कि भारत से आप सिर्फ चाय का व्यापार कर सकते हो और बाकी राजनीतिक शक्तियां वैसे के वैसे ही थी। इसके बाद जो चार्टर एक्ट आया वो 1833 का आया, तीसरा चार्टर एक्ट 1833। ठीक है मित्रों, 1833 के तीसरे चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। यानी कि इस अधिनियम के तहत, इस चार्टर एक्ट के तहत सभी भारतीयों को सरकारी सेवाओं में आने का अवसर प्रदान किया गया। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि जो देश की जितनी भी शासन प्रणालियाँ थीं उन सबको किस में समाहित कर दिया गया, गवर्नर जनरल में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, जो चौथा सदस्य था, को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को इसमें शामिल किया गया, को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिचित गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 में पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए और गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का भाग्य विधाता बना दिया गया एक तरह से। तो अब गवर्नर जनरल भारत के लिए कोई भी लॉ या कानून बना सकता था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो चौथा चार्टर एक्ट आया वो 1853 का आया, 1853। चौथे चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 1853 में। तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए भारतीयों को भी आमंत्रित कर दिया, यानी कि भारतीयों को भी इसमें अवसर प्रदान किया जाने लगा। तो दोस्तों, ये भारत का संवैधानिक विकास के हमने जो पहले पार्ट की बात की है 1773 से 1853 तक, तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है और दोस्तों आप आंसर देने का प्रयत्न जरूर करना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई?
देखिए, इसका सही आंसर है, आप सोचिए, मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको। तो दोस्तों, मैं इसकी पहले व्याख्या बता देता हूँ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा आगे का प्रश्न है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। यहाँ से हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये सीधा सा प्रश्न है, आप सभी बता सकते हैं। तो कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो वो पहला रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और ये कब किया गया था? 1774 में। मैंने बता चुका, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसमें 1+3 न्यायाधीश थे, यानी कि एक चीफ जस्टिस था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चीफ जस्टिसों में जो चीफ जस्टिस था वो एलिजा एम्पे थे। कौन थे? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे। ठीक है दोस्तों, एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। किसके? ब्रिटिश काल में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो हुआ था। इसके बाद में हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों की को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल को परिषद में कानून बनाने की नियुक्ति। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी नियामक अधिनियम 1773। तो ध्यान रखना दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट को नियामक अधिनियम भी बोला जाता है। इसके बाद नियंत्रण परिषद, यानी कि मैंने बताया था आपको CO, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC। तो BOC की बात की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट में, बताया था मैंने आपको। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी गई थी वो 1813 में दी गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किसके तहत? चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो की गई थी वो चार्टर अधिनियम 1833 में। और वो कौन था कानूनी सदस्य? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, विलियम बेंटिंग के समय इसकी नियुक्ति की गई थी। तो यानी कि पहले में 2, दूसरे में 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा बी। सही करेक्ट आंसर होगा बी। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे अच्छे से। तो अगला जो प्रश्न है उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे या किसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? निम्नलिखित में से किसमें या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद व आंग्लविद विवाद। तो दोस्तों थोड़ा सोचिए क्या आंसर हो सकता है। कूट है, नीचे दिए हैं, कूटों में से आपको ओनली 1 और 2, ओनली 2, ओनली 1 और 3, 1 2 3, क्या तीनों ही है या 1 3 है? आप सोचिए, बताइए दोस्तों, मैं फिर इसके बारे में बताता हूँ। तो पहली हम बात करते हैं, तो मैं आंसर पे आता हूँ। आंसर इसका जो है वो है 1 2 3। आंसर क्या है दोस्तों? 1 2 और 3। सॉरी दोस्तों, 1 2 3, ये डी इसका आंसर है। सही आंसर देखिए, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, यानी कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख फंड का डिसीजन लिया गया था।
इसके बाद जो प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये सही है। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपियन सदस्य शामिल थे। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? लॉर्ड मैकाले। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेडिस बेंटिंग, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे हैं, के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल यानी कि एंग्लिसिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन कौन थे? इसके आंग्ल भारतीयों के जो थे वो कौन थे? ट्रेवेलियन थे। जबकि एच टी प्रिंसेप, सॉरी दोस्तों लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, तो प्राच्यविद के थे वो कौन है? एच टी प्रिंसेप थे और आंग्लविद के ट्रेवेलियन थे। प्रिंसेप प्राच्य, जबकि एच टी प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्वकर्ता थे। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर डी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम में जाति, धर्म आदि के आधार को न मानते हुए सभी को भारत में गवर्नमेंट सेवाओं में सभी को अवसर प्रदान किया गया। तो चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इनमें से कौन सा सही है वो आप बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ए। क्या है दोस्तों? सही आंसर ए है। यानी कि चार्टर एक्ट 1833 की धारा में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी। 87 का मैंने जिक्र किया भी था अभी थोड़ी देर पहले ही जब मैं विस्तार से बता रहा था, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की ये धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, और हमें ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।